Chemistry can be a good and bad thing. Chemistry can be a good when you make love with it. Chemistry can be a bad when you make crack with it. With these, your honey ma'am, welcome back to my channel, and I am going to talk about, of course, chemistry chapter 2 class 9th, is matter around us pure. So before that I have made one video on chapter 1, and I told you there कि chapter 1 and chapter 2 are the basics of the chemistry, where you gonna like know about all the things, all the basic knowledge of chemistry. After that you will definitely make love with it, है ना? So it can be a good. Okay, so now we are going to do today chapter 2 केमिस्ट्री क्लास 9th इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या सारे ही मैटर हमारे अराउंड जो भी हैं वो प्योर हैं? इज इट ट्रू और कैन इट बी पॉसिबल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेड वन आउटलाइन ओवर हियर फॉर यू कि व्हाट एल्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, then periods, then chemical families, metal, non-metal, subatomic particles, everything. ठीक है? तो before that, in first chapter we have already done about the classification, we have already studied about the classification of matter, properties of matter, elements, compound, mixture. ठीक है? Maybe today we are again going to recall all that topics, but after that you will definitely know कि types of solutions, what are the types of solution, how they are going to get like differ from each other. ठीक है? how can you make the difference between that particular solutions. ठीक है? तो let's start. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर है जिसमें प्रॉपर्टीज, चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस हम पढ़ते हैं. प्रॉपर्टी, चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर. मैटर जो भी चीज़ हमारे आसपास है जिसमें मास है और जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, वो सब मैटर होता है. ठीक है? तो मैटर, दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज अ मैटर. ये सब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं और आपको मैं उस टॉपिक से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है? नेक्स्ट है हमारा कि किसके बेसिस पे हम मैटर को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं. मैटर को क्लासीफाई करते हैं हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बेसिस पे. उनकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल. ठीक है? कंपोजिशन ऑफ मैटर को क्लासीफाई करते हैं हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में, जिसके बारे में भी हम डेफिनेटली पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम. मैं आपको फिर से रिकॉल कराना चाहूँगी कि प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसमें एक ही काइंड के पार्टिकल होते हैं. एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं. ठीक है? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस. जैसे कि गोल्ड पूरा प्योर होता है, 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है. ठीक है? देन कंपाउंड, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो फिक्स प्रपोर्शन में होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये सारे एग्जांपल्स आपके प्योर सब्सटेंस में ही आते हैं. ठीक है? देन नेक्स्ट है मिक्सचर. मिक्सचर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, देन जिसकी खुद की अपनी एक प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को दिखाते हैं. ठीक है? जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, थ्रू आउट आपको पता चलते रहती हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर और मेटल एलॉयज एक्सेट्रा. और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जिसमें आपको पता नहीं चलता है कौन सा कितना है, कंपोजिशन किसका है, और एग्जैक्टली क्या उनकी वेरी करती है प्रॉपर्टी भी. जैसे कि एग्जांपल है आपका सैलड ड्रेसिंग, गार्डन सॉइल, पेंट एक्सेट्रा. ठीक है? तो ये है आपका, ये सब चीज़ें जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी हैं. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं मतलब कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉल हो रहा है. ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमने नहीं पढ़ा है ऑफकोर्स, वो है कोलाइडल सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड मैनी मोर. ठीक है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मोर सब्सटेंसेस को कंबाइन किया जाता है, तो ये सॉल्यूशन मिलता है. अब इसमें क्या है, स्टार्च इन वाटर हो गया, मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिनम हो गया इन वाटर, या मिल्क या एयर, वेरी गुड एग्जांपल. देन द एयर विच कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक एक्सेट्रा, एवरीथिंग, मतलब ऑल दिस थिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें आप पता नहीं कर सकते हो कि कौन सा पार्टिकल किसका है. ठीक है? तभी यहाँ पे हेट्रोजीनियस
मिक्सचर लिखा गया है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी भी वेरी करती हैं और उनका कंपोजिशन पे नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं। लाइक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनकी, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं कर सकते आप फिल्ट्रेशन से भी, ये सॉलिड जो इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं और सॉल्यूशन स्टेबल रहता है। ठीक है, पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट में स्कैटर होते दिखते हैं, एक पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन दिस सॉल्यूशन। इस पूरे सॉल्यूशन में आप लाइट का अगर क्रॉस कराएंगे ना लाइट की रे को, तो पूरा उसका पाथ आपको डेफिनेटली पूरा प्योर क्रिस्टल क्लियर वे से दिखेगा। ठीक है, तो ये है कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़। ठीक, अब आते हैं, आप आई होप कि आप इमेजिन कर पा रहे हो कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा ये। अब ट्रू सॉल्यूशंस में आते हैं। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन होता है, कंपोजिशन होता है और इसकी प्रॉपर्टी आपको आराम से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आपको सबकी दिखती है। ठीक है, जो भी जिसका भी ये मिक्सचर होता है, तो दो या दो से ज़्यादा का ये मिक्सचर अगेन फिर से कॉम्बिनेशन है। ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट का ही इसमें जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कंपोनेंट होते हैं इसमें एज इट्स कंपोनेंट्स, एंड कंपोनेंट इज लार्जर अमाउंट इज अ सॉल्वेंट। जिस कंपोनेंट का लार्जर अमाउंट होता है वो सॉल्वेंट होता है और जिसका छोटा अमाउंट होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, देन एग्जाम्पल है सॉल्ट इन अ वाटर, तो वाटर इसमें सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्ट उसमें कम होगा। ठीक है, देन सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, sugar in a water, again water is in a large quantity and sugar is in a small quantity. Then iodine in water, जिसमें tincture iodine कहते हैं, सोडा वाटर जिसमें सोडा कम और वाटर ज़्यादा होता है। Like that these are the true solutions. Okay, अब इसकी प्रॉपर्टी, ये हेट्रोजीनियस था, ये होमोजीनियस होगा ऑफ कोर्स। इसके पार्टिकल्स भी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके पार्टिकल्स भी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसके भी नहीं, इसके भी नहीं, दोनों इसके सॉल्यूटेड पार्टिकल भी आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, इसके भी नहीं कर सकते, किसके, ट्रू सॉल्यूशन के। सॉल्यूट पार्टिकल इसके भी सेटल नहीं होते और सॉल्यूशन इज स्टेबल, यहाँ पे भी सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज स्टेबल। ओके, देन अगेन पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर इन बीम ऑफ लाइट, हियर इट इज स्कैटर्स बी इन बीम ऑफ लाइट। ठीक है, देन पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, हियर द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। मतलब कहने का कि कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो पाथ ऑफ लाइट आपको डेफिनेटली दिखेगी जब बीम ऑफ लाइट उससे पास होगी, लेकिन वहीं अगर शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन के सामने से आप अगर पाथ ऑफ लाइट को, बीम ऑफ लाइट को अगर आप पास करवाएंगे तो वहाँ से उसका पाथ नहीं दिखेगा। ये दोनों में डिफरेंस जो था वो आपका जो सिमिलैरिटी थी वो बिटवीन 2, 3, 4 पॉइंट जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट पॉइंट इन दोनों के ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये था आपका कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पूरी जानकारी जो कि आपके इस चैप्टर में है, विच इट शुड बी नोन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है। देन जैसे कि एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस को सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, देन प्रॉपर्टी क्या है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ऊपर ही बता दिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, सैंड आपको अलग से दिखेगा, पानी अलग से दिखेगा, चॉक पाउडर अलग से दिखेगा डेफिनेटली और पानी उसका अलग दिखेगा। देन इसके पार्टिकल्स हम सेपरेट कर सकते हैं, सैंड और वाटर को तो आराम से फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लोगे आप, सेपरेटेड फिल्टर पेपर में आपका सैंड आ जाएगा, बाकी पूरा पानी नीचे छन के डिफरेंट वे में मतलब अलग से दिख जाएगा आपको। देन सॉल्यूट पार्टिकल सेटल होते हैं इसमें और इसका सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है। जिसके सॉल्यूट पार्टिकल सेटल नहीं होते वो सॉल्यूशन स्टेबल होता है, जिसके सॉल्यूट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं वो सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है। देन पार्टिकल स्कैटर होते हैं, बीम ऑफ लाइट पास होती है अगर, तो पाथ ऑफ लाइट उसमें डेफिनेटली दिखती है। ठीक है, तो ये सस्पेंशन था और ये उसका एग्जाम्पल है। सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये फिल्ट्रेट है, ये फनल है, यहाँ पे रेसिड्यू है, यहाँ पे देख लीजिए आप, इस फनल में पानी अलग है और फिल्टर पेपर भी लगा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये पानी है, यहाँ पे सॉल्यूट देखो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे सॉल्यूशन में, और ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये सेटल हो गए और यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन अनस्टेबल दिख रहा है आपको। तो मतलब पहले कुछ समय पहले आपका सॉल्यूशन था कुछ इस तरह से और बाद में हुआ कुछ इस तरह से। ठीक है, टाइम देख लीजिए आप
इसमें टाइम भी मैंने मेंशन कर दिया है आपके लिए कि देखिए अब इस समय पार्टिकल्स कैसे थे और धीरे से थोड़े समय बाद ये पार्टिकल्स कैसे सेटल हो गए नीचे। ठीक है, तो ये था आपका एक अगेन सॉल्यूट पार्टिकल स्कैटर लाइट एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन है और यहाँ से लाइट पास हो रही है, तो ये आपका पाथ दिख रहा है बाकायदा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए आप। तो ये दो एग्जाम्पल थे आपके जो जिसको मैं दिखा सकती थी कि ऐसे होता है बीम ऑफ लाइट पास और इस तरह से उसका पाथ दिखता है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is Tyndall effect. Very common example. Again I have taken this example because path of light is been shown in this figure. So जब beam of light पास होती है किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन से, जिसमें कि था कोलॉइडल सॉल्यूशन में beam of light पास होगी और path of light उसमें डेफिनेटली दिखेगी, प्योरली दिखेगी, क्रिस्टल क्लियर वे से दिखेगी। ठीक है, तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर हो जाते हैं बीम ऑफ लाइट में, तो पाथ ऑफ लाइट उसमें आराम से सॉल्यूशन में दिखती है। ये इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जब आप खिड़की के सामने आप कभी बैठेंगे ना, खिड़की आपकी खुली और वहाँ धूप से किरण आ रही है, कोई भी रे ऑफ सनलाइट आती है अंदर, तो क्या देखते हैं आप कि उस रे में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, ये ऐसे ये वे ऐसे दिखता है पाथ ऑफ लाइट। एक छोटा सा होल भी होगा ना, तो वहाँ से भी वो लाइट आपको पास होते हुए दिखेगी डेफिनेटली। अगर आप किसी अंधेरी वाली जगह बैठे या नहीं भी बैठे तो भी दिखता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल दिखेगा। और एक ये जब हम लोग किसी ऐसे, ये फॉरेस्ट एरिया है, देखिए कहाँ कैसे वो पेड़ों से क्रॉस होते हुए ये रे ऑफ लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, और इसमें भी आपको पार्टिकल्स पूरे क्लियर दिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? टिंडल इफेक्ट के। ये इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को तब हम देख सकते हैं जब कोई भी लाइट एंटर करती है किसी रूम में थ्रू द स्मॉल होल इवन। ठीक है, एंड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स। वो जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये डेंस फॉरेस्ट में भी आप देख सकते हो। ठीक है, जिसमें स्कैटर हो रही है लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल किसका? टिंडल इफेक्ट का। टिंडल इफेक्ट बोलते किसको है? ये कितनी कॉमन चीज़ें हैं ना जो हमारे होते रहती हैं डेली लाइफ में, लेकिन वी डोंट नो द नेम ऑफ इट। तो हियर यू नाउ कम टू नो कि कैसे इन इफेक्ट्स को क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम है इनका। ठीक है, तो ये और क्या किस टाइप के सॉल्यूशंस पे होता है ये पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पहले जितना होना होता है उतना होता है, उसके बाद वो कुछ बच जाता है, तो उसके बाद वो स्टिर करने पर कितना भी आप उसको कुछ भी कर लीजिए, वो उस सॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं डिसॉल्व होगा एक गिवन टेम्परेचर के बाद। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। द सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट उसमें और ज़्यादा डिसॉल्व हो ही नहीं सकता एट गिवन टेम्परेचर, ऐसे सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, उसी पे डिपेंड करती है, वही सॉल्युबिलिटी होती है उसकी, किसकी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की या उस सब्सटेंस की। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट। कुछ और ज़्यादा जब घुल जाता है गिवन टेम्परेचर में, तब उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड क्या था? जब वो उससे ज़्यादा किसी एक गिवन टेम्परेचर से ज़्यादा बियॉन्ड जाके वो घुलेगा ही नहीं, तो सैचुरेटेड। और जब और कुछ घुल सकता है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डिसॉल्व होने की सॉल्यूशन के अंदर, तब उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे है देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ आप 50 ml ऑफ वाटर ले लीजिए, एग्जाम्पल दिया है इसमें। ठीक है, 2 बीकर्स में ले लीजिए, एक में रख दीजिए आप सॉल्ट और उसको कंटिन्यूसली स्टिर करिए। ठीक है, कुछ समय बाद आपको दिखेगा कि कुछ तो कण उसमें जो है सॉल्ट के वो बच गए, तो नो मोर सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरे सॉल्यूशन में आप रखिए, दूसरे पानी में रख दीजिए 50 ml वाटर में, क्या? शुगर। अब उसको स्टिर करते जाइए, स्टिर करेंगे आपको डेफिनेटली दिखेगा कि आफ्टर स्टिरिंग कंटिन्यूसली नो मोर शुगर डिसॉल्व इन इट। तो वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ शुगर एंड सॉल्ट।
ठीक है। शुगर भी ऐसे ही आपको दिखेगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, अब ये सैचुरेट हो गया है अपनी कंडीशन में, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता डिज़ोल्व। ठीक है, अब आते हैं व्हेन द मिक्सचर्स आर हीटेड एंड डिज़ोल्व इट डिज़ोल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट। एक गिवन टेम्परेचर में था तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही उसको और हीट किया हमने तो वो और डिज़ोल्व होने लगे उस सॉल्यूशन में। ठीक है, एंड और सॉल्यूट जो है वो और ज़्यादा डिज़ोल्व होने लगा उस वाटर वाले सॉल्यूशन में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट। समझ गए आप? तो दोनों ही डिफरेंट अलग अलग सब्सटेंस है, दोनों ही डिफरेंट सब्सटेंस है, सॉल्ट और शुगर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दोनों की सॉल्युबिलिटी एक दूसरे से डिफर करती है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं और दोनों सब्सटेंस भी डिफरेंट है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वेरीज विथ डिफरेंट, ये आपका फैक्टर है। फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर आप बोलेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिफर विथ द टेम्परेचर या वेरीज विथ द टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का ऐसा अमाउंट है जो प्रेजेंट होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा तो आप क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। तो क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वो अमाउंट सॉल्यूट का जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अगर क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल में तो आप ये फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बाय द मास परसेंटेज और बाय द मास एज मास बाय द वॉल्यूम परसेंटेज। पहले तो मास एज मास परसेंटेज या फिर मास एज वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसका उसका फॉर्मूला क्या है? ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, परसेंटेज है तो ऑफकोर्स परसेंट का तो इंटू 100 तो आना ही आना है। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स थोड़ा यूज हुआ है। तो मास बाय मास परसेंटेज कैसे होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये वॉल्यूम परसेंटेज है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मास बाय मास परसेंटेज है तो मास अपॉन मास आ गया। सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉमन ईयर, इंटू 100 इज कॉमन ईयर। ठीक है, तो याद रखना है अगर आपको फॉर्मूला, तो आप इस तरह से आप उसका फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इस पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स होंगे हम डेफिनेटली इसको लेके आएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखेंगे कि कैसे फॉर्मूले यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के दो फॉर्मूले हैं, एक तो मास का मास परसेंटेज से और मास का वॉल्यूम परसेंटेज से, और दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रेशियो ऑफ, एंड अगेन रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बेसिस पे ये दो फॉर्मूले बने। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये तो हमको पता है। ठीक, अब हम इस पे देखते हैं कि क्या क्या हम करते हैं। तो कंपोनेंट जो कि हेट्रोजीनियस होते हैं वो सिंपल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं जैसे कि हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, फिल्टरेशन हो गया। ये सब सिंपल मेथड्स हैं जो हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए यूज़ करते हैं, ताकि उनके जो मिक्सचर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, हम उसको क्या कर सकें? सेपरेट कर सकें। ठीक है, तो समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स आर यूज्ड, एंड व्हाट आर दिस स्पेशल टेक्निक्स? इवापोरेशन, सेंट्रीफुगेशन, decantation, sublimations, again then chromatography और distillation and fractional distillation। ठीक है, तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल, ये हैं कुछ मेथड्स, टेक्निक्स जिससे हम उन सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ये स्पेशल मेथड्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवापोरेशन से। बहुत इजी, बहुत सिंपल इवापोरेशन वाला मेथड है। वो क्या है? अगर हम वॉलेटाइल्स कंपोनेंट को, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं, उसको अलग करना चाहते हैं फ्रॉम और नॉन वॉलेटाइल्स कंपोनेंट से, जिसको सॉल्यूट बोलते हैं, तो इसको हम करेंगे बाय हीटिंग। ठीक है, तो क्या करेंगे? इंक अगर मिक्सचर में है, डाई और वाटर का वो हुआ है, क्या सॉल्यूशन बना है, तो कुछ इंक हैं उसमें हम उसको हीट करते हैं डिश के अंदर। ठीक है, वाटर उससे इवापोरेट हो जाएगा और डाई होगी उसमें, वो रह जाएगी आपकी डिश में।
ठीक है। सिमिलरली वी कैन सेपरेट दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर बाय इवापोरेशन। तो कितने एग्जाम्पल हो गए इवापोरेशन से? आप इंक जो कि डाई है वो वाटर में डिजोल्व थी, उसको अपने डिश में रखा और जैसे ही आपने हीटिंग की, बाय हीट मतलब बाय गिविंग द टेम्परेचर, बाय रेजिंग द टेम्परेचर, वो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, उसमें इंक रह जाएगी। और ऐसा ही सेम ऐसा क्या कब कर सकते हैं? जब आप वाटर सॉल्यूशन हो या शुगर सॉल्यूशन हो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन हो। तो ये सारे सॉल्यूशंस को आप इवापोरेशन मेथड से आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं ना कि आप घर पे भी करके देख सकते हो। आप जब घर पे देखोगे करके तो आपको डेफिनेटली और भी अच्छे से पता चल जाएगा बाय डूइंग दिस प्रैक्टिकली कि हाँ ये वाले जो सेपरेशंस हैं ऑफ द कंपोनेंट्स ये इवापोरेशन से पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रीफुगेशन। सेंट्रीफुगेशन ये इस तरह से किया जाता है। देखिए आप क्या हुआ है सेंट्रीफुगेशन में, मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल। जो डेंसर पार्टिकल है उसको लाइटर पार्टिकल से अलग करते हैं मिक्सचर से बाय सेंट्रीफुगेशन मशीन, सेंट्रीफुगिंग मशीन। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफुगेशन। जैसे कि कुछ मिल्क ले लो, सेंट्रीफुगिंग मशीन से उसको आप अलग करो, जल्दी जल्दी आप स्पिन करो उसको, आप उससे क्रीम आराम से सेपरेट कर लोगे, बिकॉज क्रीम इज़ लेस डेंस देन मिल्क। कभी आप सोच सकते हो ये बात कि जो क्रीम है वो मिल्क से लेस डेंस है। जैसे ही आपने सेंट्रीफुगेट किया उसको बाय सेंट्रीफुगिंग मशीन, ठीक है, यू विल गेट दैट आफ्टर सम टाइम द क्रीम विल कम अप, ठीक, एंड द मिल्क विल separated from there. It means the weight मतलब the less cream is less dense than the milk. तो ये है सेंट्रीफुगेशन, ये है उसके क्या आपके क्या बोलूँ मैं उसको, मशीन्स। ठीक है, these are the machines by which you can separate the cream from the milk. ठीक, then next है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन बाय सेपरेटिंग फनल। अब ये क्या है, ये आप देख सकते हो, सेपरेटिंग फनल आपको दिख रही है जिसमें वाटर है, केरोसिन है, दोनों को मिक्स किया गया है और उस क्या इक्विपमेंट से, ऐसे फनल से आप उसको वाटर को अलग कर लिए हो, किससे, केरोसिन से। तो ये आप डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल है। दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल जो एक दूसरे में घुलती नहीं है, ठीक है। लिक्विड सेपरेट फ्रॉम इनटू डिफरेंट लेयर्स। लिक्विड को फनल में डालोगे, डिफरेंट लेयर में अपने आप आ जाएंगी वो, डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज। जो जिससे जितना डेंस होगा वो ऊपर, जो जितना वेट वाला होगा लेस, ज़्यादा डेंस होगा वो ऊपर, जो लेस डेंस होगा वो नीचे, समथिंग लेस डेंस ऊपर, ज़्यादा डेंस नीचे। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर हम मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल और वाटर को लेते हैं किसी सेपरेटिंग फनल में, तो आप उसके लेयर्स आप डेफिनेटली देख सकते हो कि कैसे ये दोनों लेयर्स अलग अलग हो गई हैं। वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द ओपनिंग द स्टॉपकॉक लाइक दिस। यहाँ से अपने आप बाहर आते जाएगा। आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट कैन बी क्लोज्ड। आप खुद ही देख लेंगे ना, लेयर आप देख लेंगे, जैसे ही आप पानी डालेंगे उसमें सेपरेटिंग फनल के थ्रू, पानी और ये केरोसिन का मिक्सचर, आप उन दोनों की अलग अलग लेयर्स देख लेंगे। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये स्टॉपकॉक से पूरा वाटर बाहर आ चुका है, आप उसको बंद कर देंगे, आपका पूरा केरोसिन आपके फनल में रह जाएगा। तो बाय दिस मेथड यू आर गोइंग टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड water or any oil from the water because they are immiscible liquids. If they are immiscible liquids, that can be definitely separate by the decantation method. ठीक है, decantation separation method. Then what is next? Next is sublimation. Again sublimation I have already taught you in my first chapters video. सब्लिमेशन क्या होता है? ये ऐसा मेथड है जिसको सेपरेट किया जाता है मिक्सचर ऑफ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट, है कि नहीं? जो सब्लिमाइज हो जाएगा उस कंपोनेंट से, जो सब्लिमाइज नहीं हो जाएगा उस कंपोनेंट को, दोनों को आप आराम से अलग कर सकते हो और ये मेथड को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अब मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड ले लो और कॉमन सॉल्ट ले लो। एमोनियम क्लोराइड को जब कॉमन सॉल्ट ये सब जब हीट करोगे तो एमोनियम क्लोराइड है ना जो, वो सब्लिमाइज हो जाएगी, सॉल्ट सब्लिमाइज नहीं होगा ना। ठीक है, तो एमोनियम क्लोराइड सब्लिमाइज हो गया और बच गया आपके पास। जैसे ही आप उसको ठंडा करेंगे और सॉलिडिफाई करेंगे तो आपको उसमें से आराम से सॉल्ट अलग मिलेगा। ठीक है, ये उसका मेथड है। कैसे आप इसमें क्या क्या डालें, ये चाइना डिश है, यहाँ बर्नर है, मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट है यहाँ पे। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड वेपर बन के देखिए उड़ते जा रहा है, एमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई हो रहा है और ऊपर चलते जा रहा है, इन्वर्टेड फनल है।
यहाँ पे, और ये कॉटन है, ठीक है। यहाँ पे आराम से आपको दिख जाएगा ये कैसे वेपराइज होकर के ऊपर जाते जा रहा है, सॉलिडिफाई, वेपराइज, कलेक्टेड द सॉल्ट एज द रेसिड्यू, और सॉलिड कलेक्टेड salt is being left in this china dish, and you can see that ki how with this method you can separate the submersible component with to the non submersible component, ठीक है। तो इस तरह से ये sublimation method है। then chromatography, ये बहुत common method है, आप chemistry labs में definitely देखोगे जब आप practicals करेंगे कहीं स्कूल में या फिर कहीं और कॉलेज में जाके फर्दर। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है पहले ये समझ लो। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सेपरेट करते हो कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर। कलर्ड कंपोनेंट को किसी भी लिक्विड से आप इसको अलग कर सकते हो बाय यूजिंग फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, आपको एक ड्रॉप इंक की डालनी है नियर वन एंड ऑफ द स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर के सामने यहाँ पे ऐसे एक फिल्टर पेपर है, ये पेपर स्ट्रिप है आपकी, ठीक है। ये इंक स्पॉट है, आप देख सकते हो, और ये वाटर लेवल है, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट देख रहे हो, ये वाटर लेवल ये कैसे इसमें मिक्स हो गया है, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए कैसे ये सब अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया था इंक की ड्रॉप डाल के, यहाँ आप देख रहे हो कैसे ये इसने अपना चेंज होना स्टार्ट किया, मतलब आपके पूरे पानी से या समझ लो किसी से पानी से आपकी कैसे इंक की ड्रॉप्स अलग होते जा रही हैं, और यहाँ देखिए आप डिफरेंट पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। तो दिस इज़ द लास्ट, ये वाटर लेवल देखिए यहाँ था, धीरे धीरे ये ऊपर आया, और उसके बाद देखिए ये वाटर लेवल यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इट इज़ बेयरली ये देखिए आप, ये इंक की ड्रॉप है, ये पेंसिल है, यहाँ देखिए ये वाटर, ये इट बेयरली टचेस दिस थिंग, ठीक। नाउ दैट इज़, ये आप देख सकते हो ये बहुत कॉमन है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो आप डिफरेंटली कि कैसे कौन कौन सी इंक किस किस तरह से वर्क हो रही है। अब आप समझिए कि हो क्या रहा है। जैसे ही आपने इंक एक वन एंड ऑफ द स्ट्रिप में आप डाला फिल्टर पेपर के, आपने डिप डाला एट द एंड ऑफ द डिप द एंड ऑफ द पेपर, एंड ऑफ द पेपर को आप डिप करिए इन द टेस्ट ट्यूब जिसमें कि पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इस इंक का मिक्सचर जो है वो 2 और मोर कलर्ड कंपोनेंट का है, ठीक है। ये जो इंक डाली आपने 2 और मोर कलर्ड कंपोनेंट के, जो दिख रहा है आपको येलो है, पर्पल है और ब्लू है, ठीक है। दिस कंपोनेंट विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, इनमें से कोई भी, वो राइजेस फास्टर एंड गेट सेपरेटेड, जल्दी से वो राइज हो जाएगा, अपना लेवल ऊपर कर लेगा और वो तुरंत वाटर से सेपरेट हो जाएगा। ये कितना डिफरेंट मेथड है, आप डेफिनेटली करिएगा किसी प्रैक्टिकल, जब भी आप प्रैक्टिकल करें क्रोमेटोग्राफी करके आप डेफिनेटली देखिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा कि कैसे इंक की ड्रॉप आपने एक एंड में डाली, उस एंड को आपने वाटर में डिप किया, धीरे धीरे उस वाटर के कंपोनेंट, इंक के कंपोनेंट्स अलग होते गए, और जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल था वो दैट राइजेस फास्टर एंड गेट सेपरेटेड, ठीक है। ये मेथड बहुत आपको एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये है वो मेथड जो कि जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। देन आते हैं नेक्स्ट में डिस्टिलेशन। What is that distillation? It is a method for separating a mixture of miscible liquid. Miscible liquid by boiling the mixture and cooling and condensing the vapors. बताइए, ये miscible liquids हैं, ठीक है। immiscible liquids थी जो कि केरोसिन और वाटर का मिक्सचर था, जिसको आपने अलग देखा बिल्कुल, ये miscible liquids हैं। इसको बॉयल करेंगे इस मिक्सचर को, फिर कूल करेंगे और कंडेंसिंग द वेपर्स, देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस मेथड, ठीक है। क्यों आपने इस मेथड को यूज़ किया, तो सिंपल डिस्टिलेशन में अगर आप देखेंगे तो ये एक मेथड है सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स, जो कि सफिशिएंट डिफरेंट हैं बाय इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैविंग द सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट दोनों के अलग अलग होंगे। देन एग्जाम्पल देखिए आप, इसको एसीटोन और वाटर है, ये दोनों को हीट करो आप डिस्टिलेशन मेथड से, एपरेटिस से। देन एसीटोन जिसकी कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से, वो पहले ही बॉयल हो जाएगा, कूल भी हो जाएगा और कंडेंस भी हो जाएगा और अपने आप ही वाटर से सेपरेट भी हो जाएगा, ठीक है। ये था एकदम सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड, ठीक है, कि हाउ वाई वी आर यूजिंग दिस मेथड एंड फॉर व्हाट वी आर यूजिंग दिस मेथड। तो यहाँ पे देखिए मिक्सचर ऑफ वाटर और एसीटोन है, ठीक है, इसको हीट किया गया है, ये थर्मामीटर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर आउटलेट है, यहाँ पे कंडेंसर है, और यहाँ देखिए एसीटोन आराम से उससे पानी से क्या हो गया, ये देखिए कोल्ड वाटर इनलेट,
और ये डिस्टिलेट जो बच जाता है ना, जो यहाँ पे आ जाता है आपका टेस्ट ट्यूब में, ये आपका एसीटोन है। ठीक है, इसको डिस्टिलेट कहा आपने। एसीटोन आराम से लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से जल्दी से बॉयल हुआ, जल्दी से कूल हुआ, कंडेंस भी होगा और पानी से अलग भी हो गया। ठीक है, ये था डिस्टिलेशन। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब ये क्या है? ये सेपरेट करता है दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स को, अगेन जिसका डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स में, एंड दे बोथ आर लेस देन 25 केल्विन। ठीक है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखते हैं क्या है। जो एपरेटस यूज़ हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए वो बिल्कुल सिमिलर है सिंपल डिस्टिलेशन से। इसमें डिफरेंस बस क्या है कि फ्रैक्शनिंग कॉलम जो है वो फिट किया गया है इन दोनों फ्रैक्शनिंग कॉलम, ये थर्मामीटर और ये इसके बीच में, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच में और कंडेंसर के बीच में एक फ्रैक्शनिंग कॉलम को क्या कर दिया गया है? अटैच कर दिया गया है। ये फ्रैक्शनिंग कॉलम जो है वो ग्लास का बना हुआ होता है, बीड्स लगे होते हैं, जो इंक्रीज करता है सरफेस ऑफ द वेपर को। ठीक है, विच इंक्रीजेज द सरफेस फॉर द वेपर्स के लिए सरफेस को इंक्रीज करता है ताकि वो उसमें कूल हो सके और कंडेंस हो सके प्रॉपरली। ठीक है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट करता है दो कंपोनेंट्स को, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया फ्रॉम द डिफरेंट गैसेस। ठीक है, और मतलब पेट्रोलियम को ये सेपरेट कर लेता है आराम से, और डिफरेंट गैसेस जो कि एयर की होती हैं, उन एयर से जो डिफरेंट गैसेस निकलती हैं उनको भी ये सेपरेट कर लेता है। इस डिस्टिलेशन मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप इजीली पता कर लोगे कि कौन सा गैस कहाँ से और कितनी जल्दी वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे फ्रैक्शनिंग कॉलम को ऐड कर दिया गया है बस। ठीक, तो आई होप कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप समझ गए हैं, इनका डेफिनेशन भी और इनके डायग्राम भी, ये इजीली आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक। नेक्स्ट आते हैं हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना हमारी एयर में, पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो कैसे सेपरेट होती हैं? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, येस ऑफ कोर्स वी नो। कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अभी बोला है हमने। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इसके कंपोनेंट्स आराम से क्या हो सकते हैं? सेपरेट हो सकते हैं। तो एयर को जब कंप्रेस करेंगे बाय इंक्रीजिंग देयर प्रेशर, ठीक है, एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग देयर प्रेशर, ओके, देन इट कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द प्रेशर से कंप्रेस होकर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर की वजह से होता है टू गेट लिक्विड एयर। जैसे ही इसका डिक्रीज किया टेम्परेचर, हमको लिक्विड एयर मिली। अब हुआ क्या? ये लिक्विड एयर को अलाउ करते हैं हम फिर वार्म अप होने के लिए, जो धीरे धीरे होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में ना, उसके बाद ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, वो आराम से सेपरेट हो जाते हैं डिफरेंट हाइट्स में, डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना? सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो ये अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से आराम से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, तो ये था एयर, इसको कंप्रेस और कूल किया, इंक्रीज किया प्रेशर, डिक्रीज किया टेम्परेचर। जैसे ये किया उसमें लिक्विड एयर मिली, इसको लिक्विड एयर को वापस से वार्म अप किया, जो स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हो रहा है, और उसके बाद सारे गैसेस सेपरेट हो गए एट डिफरेंट हाइट्स। तो हुआ क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन की 183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन की 186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन की 196 डिग्री सेल्सियस। इसके बेसिस पे ये क्या हो गए? एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ठीक है, आई होप ये बहुत इजीली समझ में आ गया कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैसे इजीली पॉसिबल है। नेक्स्ट आते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, इसको आप समझिए ध्यान से। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको प्योर सॉलिड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलेगा आप सॉल्यूशंस के से ही। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिस्टलाइजेशन किया आपने तो आपको आराम से प्योर कॉपर सल्फेट मिलेगा उसी के सॉल्यूशन से, जो जिसमें भी वो डिज़ोल्व होगा, ठीक है, या मिक्स होगा। तो आपने एक एग्जाम्पल लिया एक्टिविटी के थ्रू, आपने डिज़ोल्व किया 5 ग्राम कॉपर सल्फेट, ठीक है, किसमें? मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में। ठीक है, फिर इसको सॉल्यूशन को फिल्टर किया ताकि उसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सके। ठीक है, देन इवापोरेट किया इस सॉल्यूशन को चाइना डिश में ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल सके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या? जो गिवन टेम्परेचर में उसके बाद जितना भी आप स्टिर करो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, कवर दिस सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर। इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से कवर कर लो और उसको ठंडा होने दो।
ठीक है। देन प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, इस तरह के कॉपर, ये इम्प्योर है, ठीक है, ये पानी में डल चुका है, ये प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स मिलेंगे इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोला गया है इसको, ये याद रखिएगा, इससे आप यही नाम याद रख सकते हैं। क्या हुआ, पहले बहुत थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, कितना ग्राम, 5 ग्राम। उसके बाद इसमें आपने फिल्टर पेपर से रिमूव किया उसकी इम्प्योरिटीज़ को और फिर इवापोरेट किया चाइना डिश में बाय हीटिंग इट। देन वो क्या हुआ, हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए था इसलिए आपने उसको इवापोरेट किया, फिर इस सॉल्यूशन को आपने फिल्टर पेपर से कवर किया और उसको अलाउ किया कि वो ठंडा हो जाए। जैसे ही ठंडा हो गया आपको क्रिस्टल्स के फॉर्म में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल गया। तो इवापोरेट क्या हुआ था, इवापोरेट वाटर हुआ होगा, या उसकी इम्प्योरिटीज़ जो हमने उसको वापस से क्या किया, फिल्टर पेपर से क्या किया था, फिल्टर किया था, ठीक है। तो ये था आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। वी नो दैट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये लास्ट टॉपिक है आपका। ये टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस आपने पढ़ा है, हमने फिर से आपको रिकॉल कराना ही है, कराना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है एलिमेंट, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन अप नहीं होगा बाय एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दे हैव लस्टर, मिलिएबल, डक्टाइल, शाइनी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सोनरस, एवरीथिंग वी नो दैट, ठीक है। एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द मेटल्स। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स जस्ट अपोजिट टू इट, सोनोरस है तो नॉन सोनोरस, डक्टाइल है तो नॉन डक्टाइल, मतलब आप समझ लीजिए, मिलिएबल है तो नॉट मिलिएबल, ठीक है, शाइनी है तो नॉट शाइनी, गुड कंडक्टर है तो बैड कंडक्टर, जस्ट अपोजिट ऑफ द मेटल। मेटल की जितनी प्रॉपर्टी है सब इसके अपोजिट होगा। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, मैनी मोर, ठीक है। मेटलॉइड जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है, वो मेटलॉइड्स होती हैं, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट, ये सिंपल चीज़ें हैं जो हमने क्लास 6 अगर में है तो क्लास 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, अब हम 9th में पढ़ रहे हैं, 8th में तो हमने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। तो कंपाउंड में आते हैं, कंपाउंड सब्सटेंस होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, दे केमिकली कंबाइन टुगेदर एंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बता दिया था, जिसका प्रपोर्शन फिक्स है, जिसका रेशियो फिक्स है, वो होता है कंपाउंड। एग्जाम्पल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, सुगर सॉल्यूशन है यहाँ पे, आयरन सल्फाइड है यहाँ पे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मिक्सचर और कंपाउंड की सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, सिंपल से क्या है इसके डिफरेंसेस हैं। composed of 2 or more elements or compounds, composed of 2 or more elements combined together chemically, ठीक है। then composition of compounds, components in any ratio, they are in a fixed ratio, ठीक है। ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड है। it shows the properties of components, it shows the different properties than the components, ठीक है। then components can be separated by physical method, that can be separated only by the chemical method because they are chemically combined together, ठीक। तो ये था आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड आई होप कि ये सारे टाइप के सॉल्यूशन, सारे सेपरेशन, सब कुछ आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करेंगे। और आगे मैं बहुत सारे चैप्टर्स लेके आने वाली हूँ फॉर यू पीपल, एंड मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, हमने बहुत सब कुछ डिस्कस किया, हम सब आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, डोंट बॉदर योर पेरेंट्स।